सो हमने टोकेनोमिक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अभी हम बात करेंगे क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। सो टोकेनोमिक्स वाज द फर्स्ट पार्ट जो उस पे हमने कवर किया है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, जो नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी होती है जब भी आप किसी भी टोकन का या किसी भी कॉइन का फंडामेंटल एनालाइज करने जाते हो, तो इट शुड बी वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो कि जो कॉइन जहाँ पे आप जिसको चेक कर रहे हो, जिसका आपको एनालिसिस करना है, वो कौन से सेक्टर में डील करता है। सो उसका आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट में जनरली लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फंडामेंटल देख के, वो ये पहले पता लगाते हैं कि ये जो स्टॉक है वो कौन से सेक्टर में काम करता है। ये ऑयल इंडस्ट्री से आता है या फिर आईटी सेक्टर से आता है, बैंकिंग सेक्टर से आता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है, राइट। सो सेक्टर का जो है आइडिया होना ज़रूरी है। तो सेक्टर का आइडिया होने से दो चीज़ पता चल जाती है। एक तो ये मालूम पड़ जाता है कि सेक्टर की साइज़ कितनी बड़ी है, राइट, उस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है, उसका मार्केट साइज़ कितना बड़ा है। और सेकंड ये मालूम पड़ जाता है कि सेक्टर के अंदर जो प्रोजेक्ट है जिस पे वो एनालिसिस कर रहे हैं, जिस पे उनको इन्वेस्टमेंट करना है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका मार्केट शेयर क्या है और उसकी फ्यूचर प्लानिंग किस टाइप से है, और कितना मार्केट और वो फ्यूचर में कैप्चर कर पाएगा। जनरली जो फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट करता है। सो क्रिप्टो के अंदर भी सेक्टर का फंडा आता है। सो क्रिप्टो के अगर सेक्टर को डिवाइड किया जाए तो दो पार्ट में इनिशियली डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, एक होता है एप्लीकेशन का सेक्टर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर मतलब क्या होता है कि जितने भी ये वेब3 की इकोनॉमी बन रही है, वेब3 की एप्लीकेशंस आ रही है, उनको बनाने के लिए, उनको रन करने के लिए इंफ्रा का होना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। तो इंफ्रा की बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है जहाँ पे डेवलपर इस टाइप की एप्लीकेशन बिल्ड कर पाए। सो ब्लॉकचेन के इंफ्रा की बात करते हैं, वेब3 के इंफ्रा की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है उस पर होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर पाए, जहाँ पे डेप्स वगैरह डिप्लॉय कर पाए, राइट। सो जैसे इथेरियम उसका एग्जांपल हो गया, सोलाना उसका एग्जांपल हो गया। सो इंफ्रा के अंदर एक कैटेगरी ये आ जाती है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले ब्लॉकचेन्स है, वो एक इंफ्रा की सबसे मेन कैटेगरी हो जाती है। तो वो एक सेक्टर हो जाता है। जैसे L1 का एक बड़ा ब्लॉकचेन का सेक्टर हो गया, L2 का एक ब्लॉकचेन का सेक्टर हो गया, जहाँ पे डेवलपर जो है डिप्लॉय कर पा रहा है। L3 का सेक्टर हो गया। सो L1 L2 L3 एक सेक्टर ये हो गया जो ब्लॉकचेन इंफ्रा के अंदर आ गया या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रा के अंदर आ गया। कोई भी पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है, उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं वैलिडेटर की ज़रूरत होती है या फिर माइनर्स की ज़रूरत होती है। सो वैलिडेटर हो या माइनर्स हो, वो क्या करते हैं, वो नोड चलाते हैं, राइट। उनके पास एक कंप्यूटिंग रिसोर्स होती है, उनके पास एक काइंड ऑफ सर्वर जैसा होता है जिसपे उसका वो नोड रन करते हैं, नोड का सॉफ्टवेयर रन करते हैं ताकि वो ब्लॉकचेन चलता रहता है, ब्लॉकचेन अपडेट होता रहता है। सो यहाँ पे फिजिकल इंफ्रा की जरूरत पड़ती है। सर्वर आ जाते हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्स आ जाते हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े डिवाइसेज आ जाते हैं। फिर कई लोग क्लाउड के इंफ्रा यूज़ करते हैं, कई लोग अपने घर पे सेटअप करते हैं फिजिकल इंफ्रा, घर पे भी नोड वगैरह सेटअप करते हैं। जैसे आपको इथेरियम का वैलिडेटर बनना है तो आप घर पे इथेरियम का नोड सेटअप कर सकते हो, उसकी डिवाइस वगैरह आती है। सो फिजिकल इंफ्रा इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर हियर। और फिजिकल इंफ्रा जो है खाली ब्लॉकचेन की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इंफ्रा सेटअप करने के लिए ही काम नहीं आता। इसके अलावा फिजिकल इंफ्रा के और भी अलग अलग यूज़ केस बने हुए हैं। एक यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ कि हीलियम ने डिसेंट्रलाइज वायरलेस नेटवर्क बनाया है। सो उसके लिए उन्होंने उनके हॉटस्पॉट के जो डिवाइस थे वो लोगों को देना स्टार्ट किया। लाइक लोग उनको बाई कर सकते हैं और उन हॉटस्पॉट को वो चला सकते हैं, और हॉटस्पॉट को जितना वो रन करेंगे उसके हिसाब से वहाँ पे उनको इंसेंटिव मिलता है, हीलियम के टोकन मिलते हैं। तो कई लोगों ने इंडिया में भी बाई किए थे, हीलियम की डिवाइसेस बाई की थी, चलाए थे, लोगों को फायदा भी हुआ था। हीलियम के फ़ोन के अंदर नोड चल जाता है, तो उससे जो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस डिसेंट्रलाइज वायरलेस नेटवर्क में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो उनका जो मेन एप्लीकेशन जो उन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली, वो ये लॉन्च किया है कि यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में उन्होंने $10 के प्राइस पॉइंट पे डेटा पैकेज लॉन्च किया है, मंथली $10 के प्राइस पॉइंट पे, जो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, राइट। सो उन्होंने जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी ये थी कि उनको अल्टीमेटली इस टाइप का डेटा पैकेज प्रोवाइड करना, अफोर्डेबल डेटा पैकेज प्रोवाइड करना है, बट उसके लिए उनको इंफ्रा सेटअप करना पड़ा, फिजिकल इंफ्रा सेटअप करना पड़ा हॉटस्पॉट का, ताकि वो डिसेंट्रलाइज वायरलेस का नेटवर्क बन पाए। सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट है जो सोलाना के ऊपर है, वो भी फिजिकल इंफ्रा का ही प्रोजेक्ट है, फिजिकल इंफ्रा सेक्टर पे ही काम करता है। उसका नाम है हाइव मैपर। सो हाइव मैपर क्या कर रहा है, जो गूगल अर्थ ने किया वही हाइव मैपर कर रहा है। सो हाइव मैपर की जो डिवाइस आती है वो आपके कार के डैशबोर्ड में आप लगा सकते हो, और वो जितना आपका कार चलता है उसके सारा जो माइल्स का डेटा है वो रिकॉर्ड करता है, और उसके हिसाब से जितना आप गाड़ी चलाओगे, जितना वो डिवाइस ऑन करके गाड़ी चलाओगे, उतना ही आपको उस पर रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा। वो डेटा सारा उनके पास जाएगा, और इसके हिसाब से वो पूरा एक मैपिंग कर रहे हैं। जैसे गूगल अर्थ ने पूरे अर्थ की मैपिंग की है, वैसे वो भी कर रहा है। सो इस टाइप से वो भी प्रोजेक्ट चल रहा था। इस टाइप के कई सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हडल करके एक और प्रोजेक्ट है जिसने जूम का अल्टरनेटिव बनाया है, राइट, डिसेंट्रलाइज अल्टरनेटिव बनाया है। सो फिजिकल इंफ्रा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर जहाँ पे कई सारे जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज अल्टरनेटिव बना रहे हैं। जो फिजिकल इंफ्रा ऑलरेडी अवेलेबल है सेंट्रलाइज वे में, उनका डिसेंट्रलाइज वर्जन बना रहे हैं,
जैसे वायरलेस की सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट, जियो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट वो डिसेंट्रलाइज जियो बना रहे हैं, हीलियम वाले, ऐसा आप उस चीज़ को लेके समझ सकते हो। और जैसे गूगल अर्थ ऑलरेडी अवेलेबल है, बट हाई मेपर वाले एक डिसेंट्रलाइज गूगल अर्थ बनाने वाले हैं। तीसरे टाइप का जो इंफ्रा जो काफ़ी यूज़ होता है उसको बोलते हैं पेमेंट इंफ्रा। सो अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है तो एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं जो लोग यूज़ करेंगे, ट्रांजेक्शन्स वगैरह करेंगे, कुछ बाई करेंगे, सेल करेंगे, तो उसके लिए आपको पेमेंट का इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। सो पेमेंट के लिए आपको ऑन रैम्प ऑफ रैम्प का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, फिएट टू क्रिप्टो कन्वर्जन, क्रिप्टो टू फिएट कन्वर्जन वो आपको करना पड़ता है। इसके अलावा वॉलेट के इंटीग्रेशंस वगैरह करने पड़ते हैं, तो ये भी एक अलग सेक्टर हो जाता है। तो कुछ जो प्रोजेक्ट है वो इस पे काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि सारे प्रोजेक्ट का टोकन हो। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि वेब3 में जितने प्रोजेक्ट है, जितने प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि सबका टोकन होना जरूरी है। और ये कई बार आप देखोगे कि जो अच्छे प्रोजेक्ट उनके अभी तक टोकन आए भी नहीं है। जैसे मेटामास्क एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वॉलेट है, राइट, मिलियंस ऑफ यूजर उसको यूज़ करते हैं, उसका अभी टोकन नहीं आया, हो सकता है आगे जाके आया, उन्होंने अनाउंस भी किया है। बट ये ऐसा सीन होता है कि कई बार प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, 4-5 साल चल भी जाता है, अच्छे यूजर बेस बना लेते हैं, फिर बाद में भी वो कई बार टोकन लॉन्च करते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, कई बार टोकन अर्ली लॉन्च करते हैं, कई बार टोकन एक बार यूजर बेस बन जाता है, एक बार डिमांड बन जाती है, उसके बाद लॉन्च करता है। फोर्थ जो सेक्टर होता है इंफ्रा के अंदर, वो होता है ब्लॉकचेन सर्विस का। सो ब्लॉकचेन सर्विस का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी डेप बना रहे हो, कोई भी वेब3 एप्लीकेशन बना रहे हो, उस पर अगर आपको रियल टाइम डेटा की ज़रूरत है तो उसके लिए डेटा ओरेकल की सर्विस यूज़ होती है। अगर आपको डेटा इंडेक्सिंग करनी है उसके लिए डेटा इंडेक्सिंग सर्विस यूज़ होती है। सो यहाँ पे इस टाइप की डिफरेंट ब्लॉकचेन सर्विस के भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो उसके एग्जांपल आप अगर बताएं, उसके एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे ग्राफ प्रोटोकॉल हो गया, जैसे जो ग्राफ प्रोटोकॉल हो गया जो डिसेंट्रलाइज इंडेक्सिंग सर्विस है। चैन लिंक जो हो गया वो डिसेंट्रलाइज डेटा ओरेकल सर्विस है। सो इस टाइप से ये सर्विस भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। सो यहाँ पे चार जो है मेन सब कैटेगरी हो जाती है इंफ्रा के अंदर। एक हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड हो गया फिजिकल इंफ्रा, तीसरा हो गया पेमेंट, और फोर्थ हो गया ब्लॉकचेन सर्विस। तो इनके सेक्टर के हिसाब से आप प्रोजेक्ट देख सकते हो, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बट यहाँ पे ये चीज़ देखनी जरूरी होती है कि कहाँ पे कितना बड़ा मार्केट साइज है। सो मार्केट साइज की जब बात करते हैं, सबसे बड़ा जो मार्केट साइज है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रा का। जो L1 ब्लॉकचेन है, L2 ब्लॉकचेन, उनका मार्केट साइज सबसे बड़ा है। इसलिए हम देखते हैं कि L1 ब्लॉकचेन का जो मार्केट कैप है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बड़ी है। वहाँ पे ऐसा है कि अभी आगे जाके वेब3 का राइज होता है और ब्लॉकचेन का अडोप्शन और बढ़ता है। अभी जैसे इथेरियम पे 300,000 के आसपास वीकली एक्टिव यूज़र है। ये जो एक्टिव यूज़र का जो काउंट है वो आगे जाके 5-6 साल के बाद 10 गुना से 50 गुना भी बढ़ सकता है अगर ये राइज होता रहा तो। सो मार्केट पोटेंशियल इतना बड़ा है कि ये जो एप्लीकेशंस है, जो भी वेब3 की डेप्स वगैरह है या फिर जो इंफ्रा है, यहाँ पे 100 गुना तक की ग्रोथ हो सकती है। टोकन की ग्रोथ होना नहीं होना डिफरेंट स्टोरी है। टोकन की ग्रोथ हो सकता है कि कम हो, इतनी ज़्यादा ना हो, पर उनके ऊपर जो ट्रैक्शन है वो इतना बढ़ सकता है, राइट। उनके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। सो L1 की मार्केट अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है। L1 ब्लॉकचेन काइंड ऑफ सबसे बड़ी थीम है, उसका मार्केट साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सेक्टर है, राइट। फिजिकल इंफ्रा की बात करते हैं तो फिजिकल इंफ्रा की जो प्रोजेक्ट है, डीप इन वाले प्रोजेक्ट इनको बोले जाते हैं, जैसे हीलियम हो गया, जैसे आपका हाइव मैपर हो गया, यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। इनकी जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा अर्ली है। टाइमिंग इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप प्रोजेक्ट कौन से स्टेज पे है। जैसे इथेरियम जो है उसको ऑलरेडी ये मान के चलो कि 8 साल हो गए। वही हीलियम की बात करते हैं तो 4 साल ही हुए। हाई मेपर की बात करते हैं 2 साल ही हुए। जितना नया प्रोजेक्ट है उसको उतना मेच्योर होने में टाइम लगता है। जितना पुराना प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी साइकिल देख चुका है, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुका है, ऑलरेडी इनोवेशन हो चुके हैं, ऑलरेडी कई सारे यूजर उसके ऊपर आ चुके हैं, तो उसका टाइमिंग जो है वो ज़्यादा परफेक्ट है। सो मार्केट पोटेंशियल होना ज़रूरी है। इसके अलावा टाइमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेक्टर की कौन सी टाइमिंग चल रही है, कौन से सेक्टर की जो जो एप्लीकेशंस है, कौन से सेक्टर के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो कितना नया है। जितना नया होगा उतना उसका आगे जाके ऐसा हो सकता है कि उसकी जगह कोई और प्रोजेक्ट उसको ओवरटेक कर ले, क्योंकि जो सेक्टर है वो ग्रो करेगा। बट जो प्रोजेक्ट जिसने लंबा टाइम स्पेंड किया होगा, जिसने लगातार इनोवेशन किया होगा, जिसने लगातार यूजर्स एक्वायर किए होंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को इंप्रूव किया होगा, वही उसको सस्टेन कर पाएगा। सो फिजिकल इंफ्रा की बात करते हैं तो ये थोड़ा टाइमिंग वाइज थोड़ा सा अर्ली है। हो सकता है कि 5-6 साल और लगे। और अभी जैसे हीलियम है तो आगे आने वाले 5 साल के बाद कोई और प्रोजेक्ट हो सकता है जो वायरलेस नेटवर्क में लीड करे, या फिर फिजिकल इंफ्रा के अंदर और जो अलग कैटेगरीज है और जो अलग टाइप की एप्लीकेशन है वो भी आ सकती है, राइट। सो इट इज़ वेरी मच अर्ली टू से, बट ये जो कैटेगरी है वो भी काफ़ी आगे जाके बड़ी हो सकती है। पेमेंट इंफ्रा की बात करते हैं तो पेमेंट इंफ्रा के अंदर वॉलेट्स वगैरह है, ये भी काइंड ऑफ इनकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी सही है। जितनी टाइमिंग इथेरियम की चल रही है वही उसी टाइमिंग वाले मोड पे ये चल रहा है।
सो आने वाले 4-5 साल के अंदर वॉलेट का गेम जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा, टूल्स का गेम सॉर्टेड हो जाएगा। क्योंकि वॉलेट और पेमेंट का जो सीन है वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस टाइप के सॉल्यूशंस मार्केट में है, ऑलरेडी 7-8 साल हो चुके हैं। और आगे जाके वेब3 के अडॉप्शन में सबसे पहले पेमेंट्स का जो सीन है वो सॉर्टेड होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए इनका ये सेक्टर जो है वो भी काफ़ी जाके ग्रो करेगा। बट पेमेंट वाले सेक्टर के अंदर क्या है ना, पेमेंट वाले सेक्टर के अंदर टोकन का इतना कोई खास यूटिलिटी नहीं है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट है एग्जांपल के लिए, उसका भी एक टोकन है, बट उसके टोकन की कोई खास यूटिलिटी नहीं है। उन्होंने खाली फंड रेज करने के लिए टोकन लॉन्च कर दिया। जो वॉलेट्स वाला गेम है उसके अंदर टोकन का यूटिलिटी थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। हो सकता है आगे जाके मेटामास्क कुछ अलग से यूटिलिटी प्रोवाइड करे, बट अभी के लिए थोड़ा सा वहाँ पे यूटिलिटी साइड में थोड़ा मिसिंग है। अभी हम बात करते हैं ब्लॉकचेन सर्विस की। तो जिस तेज़ी से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इंफ्रा वाले जो प्रोजेक्ट है वो राइज करेंगे, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है उसके आसपास अपॉर्चुनिटी इनके लिए भी है। अगर इथेरियम यहाँ से 50 गुना बढ़ता है, एग्जाम्पल के लिए इथेरियम का प्रोजेक्ट पे 50 गुना यूज़र बढ़ते हैं आने वाले 5 साल के अंदर, तो चैनलिंग के ऊपर भी यूज़र बढ़ेंगे। 50 गुना नहीं तो 25 गुना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जितनी अपॉर्चुनिटी, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स के पास है, जितना बड़ा मार्केट उनके पास है, उसका 50-60% जो मार्केट है वो ब्लॉकचेन सर्विस के पास भी है। चाहे वो डेटा ओरेकल क्यों ना हो, चाहे वो ग्राफ प्रोटोकॉल क्यों ना हो। और ग्राफ प्रोटोकॉल के पास भी काफ़ी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडेक्सिंग काफ़ी बड़ा मार्केट है, क्योंकि डेटा की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है, डेप्स बनानी है, तो आपको डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डेटा ओरेकल की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये फाउंडेशन है, राइट। ये जो सर्विस है इस टाइप की, ये फाउंडेशन है। इनके विदाउट वेब3 जिस टाइप से लोग सोच रहे हैं वैसा बन ही नहीं पाएगा। इसलिए इनके ऊपर भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इनका मार्केट भी आगे जाके काफ़ी बढ़ सकता है। तो इनका जो सेक्टर का जो मार्केट साइज़ है वो काफ़ी वास्ट है। और यहाँ पे एक और बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्राफ के बारे में बताया था, लिंक के बारे में बताया था, तो वो उनका जो वैल्यू कैप्चर मॉडल था वो क्या था, स्टेक फॉर एक्सेस। तो स्टेक फॉर एक्सेस एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू कैप्चर है। इस पर आपको टोकन एक्वायर करना पड़ता है अगर आपको सर्विस यूज़ करनी है, तो आपको जीआरटी बाई करना पड़ता है अगर आपको ग्राफ प्रोटोकॉल यूज़ करना है, आपको लिंक बाई करना पड़ता है, स्टेक करना पड़ता है अगर आपको डेटा ओरेकल यूज़ करना है। तो उस केस में डेवलपर साइड पे डिमांड हमेशा रहती है, टोकन भी आगे जाके अप्रिशिएट हो सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जीआरटी हो गया, लिंक हो गया, ये अच्छे टोकन में आ जाता है, जिनका आगे जाके फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। प्रोजेक्ट का फ्यूचर तो अच्छा है ही है, बट टोकन का फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है। ग्राफ प्रोटोकॉल और चैनलिंग की अगर बात करते हैं तो ये अपने अपने सेक्टर के अंदर लीड कर रहे हैं। चैनलिंग का जो मार्केट शेयर है वो 75% के आसपास है डेटा ओरेकल के अंदर। ग्राफ प्रोटोकॉल का जो मार्केट शेयर है वो भी 70% के आसपास है डेटा इंडेक्सिंग के अंदर। सो ये दोनों लीडिंग प्रोटोकॉल है। सो जो लीडिंग प्रोटोकॉल होते हैं, जो लीडिंग सर्विस होती है, उनका कहीं ना कहीं एक अपर एज होता है, मतलब मार्केट में उनका एज होता है। अगर वो लीडिंग प्रोटोकॉल इनोवेशन कर रहा है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है और पार्टनरशिप पे ध्यान दे रहा है, कहीं ना कहीं और उनका इकोसिस्टम बढ़ रहा है, तो उनको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, तब जाके वो मार्केट में जो उनकी पकड़ है उसको कैप्चर करके रख पाएंगे। ये चीज़ भी देखनी काफ़ी ज़रूरी यहाँ पे हो जाती है।